Okay, so let us start with this new chapter, weavers, crafts and industries. Okay, इसमें बेसिकली हम लोग ये देखेंगे किस तरह से ब्रिटिशर्स जो थे वो जो ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज़ थे उनके पतन के लिए, उनके डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। डिक्लाइन मतलब पतन, उसका ख़राब हो जाना, राइट, ख़त्म हो जाना। तो ये जो इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ के डिक्लाइन के लिए किस तरह से ब्रिटिशर्स रिस्पॉन्सिबल थे, खास करके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती के कपड़े की जो इंडस्ट्री थी हमारे यहाँ उसके, तो हम लोग उस चीज़ को देखने वाले हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डिक्लाइन के बाद या फिर कह सकते हो इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज के डिक्लाइन के बाद जो के साथ साथ जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से इंडिया से संपत्ति जो है वो धीरे धीरे ब्रिटेन में जो है जाने लगी थी। ओके, तो इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान हम लोग देखेंगे कि हाउ कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज लेड टू रूइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। किस तरह से कॉलोनियल जो इकोनॉमिक पॉलिसीज रही उन्होंने जो है जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स थे और इंडस्ट्रीज थी उनको बर्बाद किया। फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कैसे हुआ, मतलब कैसे इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म किया गया, और उसके बाद जो है फिर ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। इंडिया में किस तरह से मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का जो है ग्रोथ होता है। नाउ टिल द लेट 18th सेंचुरी द ईस्ट इंडिया कंपनी इन ब्रिटेन वाज बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड सेलिंग देम इन यूरोपियन मार्केट एट हायर प्राइसेस एंड वाज मेकिंग प्रॉफिट। 18th सेंचुरी तक जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन की, वो इंडिया से सामान खरीदती थी और फिर उन्हें जो है यूरोपियन मार्केट में ज़्यादा दाम पे बेचकर और प्रॉफिट कमा रही थी वो। However, with the growth of industrial production, the British industrialists began to see colonies like India as big markets for manufactured products. Okay? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ के बाद जो है जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उद्योगपति थे वहाँ के, वो इंडिया जैसी कॉलोनीज को जो है बड़ा मार्केट समझने लगे, मार्केट की तरफ देखने लगे। उनके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए जो सामान वो फैक्ट्री में बनाते थे उनके लिए बड़े मार्केट के तौर पर वो देखने लगे। Henceforth, the raw material began to be exported from India and the finished goods were imported into India. अब इंडिया से जो है रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होकर जो है ब्रिटेन जाने लगा और फिर जो वहाँ पर बना बनाया सामान जो था वो इंडिया में इंपोर्ट होकर आने लगा। This led to the economic drain and decline of the Indian industries. इसकी वजह से इंडिया का जो है इकोनॉमिक कह सकते हो कि हालत, इंडिया की इकोनॉमिक हालत ख़राब होने लगी और जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी उनका जो है पतन होने लगा। इसको समझना है तो देखो फर्क क्या पड़ता है इसमें से। अब जैसे मान लो कि आप जो है अगर चिप्स खरीदते हो, लेट्स टेक सिंपल एग्जांपल, नाउ 50 ग्राम ऑफ चिप्स कॉस्ट यू 20 रुपीज़ आई गेस, राइट। तो 50 ग्राम चिप्स जो है वो 20 रुपये का मिलता है। और किसान जो हमारे यहाँ आलू उपजाते हैं वो आलू जो है वो 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये किलो बिकता है। नो थिंक ऑफ इट, कितना भी अगर कॉस्ट लगा हो तो क्या ये पॉसिबल है कि आलू का दाम इतना ज़्यादा या प्रोडक्ट का दाम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कितना गुना बढ़ गया भाई? यू कैन कैलकुलेट इट, राइट। 50 ग्राम 20 रुपीज़, सो ऑलमोस्ट व्हाट 400 रुपीज़, राइट। तो 4 रुपये के आलू का आप 400 किलो का सामान, 400 रुपये का सामान बना देते हो, छोटी मोटी बात तो नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस किसान ने 5 किलो उपजाने के बाद 20 रुपया अर्न किया होगा, अगर उसके बच्चे ने गलती से एक चिप्स का पैकेट खा लिया तो 5 किलो गेहूं का, 5 किलो आलू का दाम तो चला गया उसका। तो इस तरीके इसी वजह से होगा इकोनॉमिक ड्रेन कि जितना पैसा हमको जो है रॉ मटेरियल बेच के आएगा इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, उससे कहीं गुना ज़्यादा पैसा जो है हमारा इंग्लैंड के से बन के जो सामान आएगा उसको खरीदने में चला जाएगा। और दूसरी बात कि जो इंडियन इंडस्ट्री जो उस रॉ मटेरियल का यूज करके सामान बनाती थी और बेचती थी, जो कि इंडिया ही नहीं यूरोप में जाके बिकता था, अब उन इंडियन इंडस्ट्री के पास काम नहीं रहेगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे। जो उसमें जो जिन लोगों को रोज़गार मिला है वो ख़त्म हो गए। अब आगे बात करते हैं हम इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया। जो हम इकोनॉमिक ड्रेन की बात कर रहे थे, राइट, आर्थिक रूप से किस तरीके से इंडिया जो है वो सूख रहा था, तो इसमें जो है सबसे पहले दादा भाई नेहरूजी का रोल आता है, जिन्होंने कि जो वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि द पॉवर्टी ऑफ द इंडियंस वाज ड्यू टू ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियाज रिसोर्सेज एंड द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ टू ब्रिटेन। दादा भाई नौरोजी जो थे वो पहले आदमी थे जिन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि इंडिया की गरीबी जो है वो भारत के संसाधनों का ब्रिटिशर्स के द्वारा जो शोषण किया, दोहन किया जा रहा था, और इंडिया की संपत्ति जो ब्रिटेन जा रही थी उसकी वजह से थी। ओके, इकोनॉमिक ड्रेन थियरी यही हो गया। Economic drain theory was an indication of the nationalist leaders' comprehensive understanding of the colonial situation. ये इकोनॉमिक ड्रेन की जो थियोरी थी, ये जो है ये इंडिकेशन था कि हमारे जो ये राष्ट्रवादी नेता थे
उनकी कितनी बेहतर, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कॉलोनियल सिचुएशन की, ब्रिटिश कॉलोनियल सिचुएशन की। एंड थ्रू द ड्रेन थियोरी द एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज एक्सपोज्ड। और इस ड्रेन थियोरी के द्वारा जो है, जो ब्रिटिश रूल का जो शोषणवादी चेहरा था, जो एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर था, इसका भी जो है खुलासा हुआ। Now there were several other ways by which India was deprived of its wealth and economic resources. बहुत सारे और भी तरीके थे जिसके द्वारा इंडिया से जो है इसकी संपत्ति और इसके आर्थिक संसाधन जो थे वो छीने जा रहे थे, या फिर कह सकते हो कि इंडिया को जो है इसकी अपनी संपत्ति और अपने संसाधनों से जो है वंचित किया जा रहा था। इम्पोजिशन ऑफ होम चार्जेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन प्राइवेट फॉरेन कैपिटल, ओके, और इसके अलावा जो है फॉरेन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग चार्जेस, मनी पेड टू शिपिंग कंपनीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, ओके, यही सब हो गया। इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी का मतलब क्या हो गया? मतलब बनियावादी कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक बनियावादी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोलो तो इकोनॉमिक ड्रेन तब होता है अगर सोना चांदी जो है वो कंट्री से बाहर निकलता है एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड की वजह से। एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब हुआ जब आपका जो है कम पैसे का सामान विदेश में जाके बिकता है और विदेश का बहुत ज़्यादा पैसे का सामान आपके यहाँ आके बिक जाता है, दैट इज एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इसी वजह से फॉरेन कंपनीज नॉट ओनली ड्रेन्ड इंडियन रिसोर्सेज ऑल्सो स्टंटेड द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंटरप्राइजेस। जो फॉरेन कंपनीज थी वो सिर्फ इंडिया के संसाधनों का ही दोहन नहीं कर रही थी, बल्कि उन्होंने जो है इंडियन जो इंटरप्राइजेस थे, इंडियन जो बिजनेसेस थे, उनके ग्रोथ को भी जो है बौना कर दिया था, उसके ग्रोथ को भी जो है कम कर दिया था। तो एक तो आपका ये हो गया कि किस तरह से जो है इकोनॉमिक ड्रेन होता है इंडिया का। दूसरा है डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी इंडिया की, उनका डिक्लाइन। तो जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, पहला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिया की इंडस्ट्रीज का, उद्योग धंधों का जो है ख़त्म होना बेसिकली। अब देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दरमियान जो है दो साइमल्टेनियस डेवलपमेंट्स होते हैं। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ जो कोई चीज़ होती है, ओके, तो दो जो है साइमल्टेनियस डेवलपमेंट होती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दरमियान। पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज इन यूरोप, और दूसरी तरफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ए नंबर ऑफ नॉन यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। दो चीज़ हुआ, एक तरफ जो है ब्रिटेन और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगती हैं, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम जो होगा वो बढ़ेगा। दूसरी तरफ जो बहुत सारी नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं, इंडिया भी उसमें शामिल है, उसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, मतलब वहाँ के इंडस्ट्रीज का ह्रास हो जाएगा, ख़त्म होगा। तो जो ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट्स थे उनका जो डिसरप्शन हुआ और नेशनल इनकम में जो उसकी वजह से नुकसान हुआ, नेशनल इनकम में जो कमी आई, इसे जो है इंडियन इकोनॉमी के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के तौर पर जाना जाता है। अब इंडियन क्राफ्ट जो थे, मॉडर्न मेथड के आने से पहले इंडियन क्राफ्ट जो थे वो दो तरीके से बनाए जाते थे। विलेज आर्टिजन्स, जैसे कि बुनकर हो गए, कपड़ा बुनने वाले, कारपेंटर, स्मिथ, ये सब जो है डोमेस्टिक पर्पसेस के सामान बनाया करते थे। दूसरी तरफ जो स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्समैन थे शहर में, वो जो है यूटिलिटी और लग्जरी गुड्स बनाया करते थे, डोमेस्टिक यूज के लिए भी और इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी। इस तरीके से मान लो कि इससे क्या हो गया, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला ना। अब प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल वाज वन सच स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट व्हिच वाज कैरीड आउट इन ढाका, बनारस, कृष्णनगर, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, सूरत, अहमदाबाद एंड मदुरई। इन सभी जगहों पर जो है खास कॉटन टेक्सटाइल जो था वो एक स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट के तौर पर जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो और ये जो है बेसिकली कह सकते हो कि अर्बन और लाइक इंटरनेशनल मार्केट वगैरह में बिकने के लायक होगा। फिर जो चीप लग्जरी आइटम वर कैलिको एंड मसलिन, ये कपड़े के टाइप हो गए। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ऑफ वूल एंड सिल्क, मेटल वर्क ऑफ आयरन एंड स्टील, कॉपर एंड ब्रास, गोल्ड एंड सिल्वर वर इक्वली फेमस। तो इस तरह से जो है टेक्सटाइल, मतलब कपड़ा, मेटल का काम, ये सब जो है काफ़ी कुछ होता था। नेक्स्ट इज लाइक ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेटलर्जी इन इंडिया। इंडिया में ट्रेडिशनल जो नॉलेज थी मेटलर्जी की, धातु उद्योग की, उसके बारे में बात करो तो इंडिया में जो है काफ़ी पहले से ये परंपरा थी, रॉक से जो है, रॉक और सॉइल से जो है स्मेल्टिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है काफ़ी गर्म करके मेटल निकालने का। तो ये जो है कैसे होता था, तो इट वाज डन बाय हीटिंग रॉक और सॉइल कंटेनिंग ओर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ये ऐसे करते थे कि मतलब रॉक या सॉइल को जो है जिसमें कि वो पर्टिकुलर मेटल का जो है ओर मौजूद होता था, उसको बहुत गर्म टेम्परेचर पर जो है गर्म करके।
Now the extracted metal was then used for making new utensils, equipment and weapons. अब इससे जो मेटल निकलता था इसका जो है यूज अब नए बर्तन बनाने में, इक्विपमेंट बनाने में, हथियार बनाने में, इन सब में जो है हुआ करता था. नाउ आयरन वॉज पॉपुलर मेटल विच द स्मेल्टर्स वर्कड. आयरन बहुत ही पॉपुलर मेटल था जिसमें कि स्मेल्टर्स ज़्यादा काम करते थे. एंड इंडियन क्राफ्ट्समैन प्रोड्यूस्ड अ वेरी यूनिक वैरायटी ऑफ स्टील कॉल्ड वुड्स फॉर सेंचुरीज. ओके, इंडिया के जो इंडियन क्राफ्ट्समैन जो थे वो एक स्टील की बहुत ही यूनिक वैरायटी बनाते थे जिसे कि वुड्स कहते थे. और वुड्स स्टील जो है, ओके, वुड्स स्टील इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वैरायटी एंड वाज बेसिकली आयरन कार्बोराइज्ड विद ड्राइड वुड एंड ग्रीन लीव्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. ओके, ये वुड स्टील जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैरायटी है और ये बेसिकली क्या था, तो कार्बोराइज्ड आयरन को जो है कार्बोराइज करते थे सूखी हुई लकड़ी और हरे पत्तों के साथ जो है उसको कार्बोराइज करते थे बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशन में. इट वॉज नोन एज उक्कू इन कन्नड़ा एंड उरुक्कू इन तमिल एंड मलयालम विच द ब्रिटिश एंग्लिसाइज्ड टू वुड्स. वुड्स. Now there is a mention of the ancient Indian tradition of making steel in a Roman historian Quintus Curtius account Historia Allenderii Magnae. ओके, तो मतलब इंडिया का जो एंशियंट ट्रेडिशन था स्टील बनाने का ये इतना ही फेमस था कि मान लो कि जो रोमन हिस्टोरियन था वो भी इसका मेंशन करता है. ही मेंशन दैट पोरस द रूलर ऑफ तक्षशिला गेव 2.5 tons ऑफ वुड स्टील टू अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोन. ओके, वो बताता है कि पोरस जो था, जो कि तक्षशिला का शासक था, उसने जो है करीब 2.5 टन जो है वुड स्टील अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोन को दिया था. लेटर इट वॉज एक्सपोर्टेड टू पर्सिया एंड द अरब रीजन्स. बाद में जो है ये स्टील जो है वो पर्सिया और अरब रीजन्स वगैरह में एक्सपोर्ट होता था. द फेमस डैमास्कस सोर्ड वॉज मेड फ्रॉम दिस स्टील. डैमास्कस का जो फेमस सोर्ड है वो भी इसी स्टील से बना था. द वैरायटी रिमेन्ड इन यूज थ्रू आउट द मुगल रूल फॉर मेकिंग आर्म्स. मुगल रूल के दरमियान भी जो है ये वैरायटी जो थी स्टील की ये यूज में रही हथियार बनाने के लिए. Now, Francis Buchanan, in his account of South India and many other European travelers of the 18th century have mentioned in their account regarding the possibility of Europe borrowing the technology of steel making from India at the dawn of the Industrial Revolution. फ्रांसिस बुकनन जो है वो जो है साउथ इंडिया के बारे में जो उनका विवरण है, ठीक है, या फिर बहुत सारे जो यूरोपियन ट्रेवलर्स रहे 18th सेंचुरी की, उन्होंने ये मेंशन किया है अपने अपने विवरण में ये इस संभावना के बारे में दैट यूरोप बोरोड द टेक्नोलॉजी ऑफ स्टील मेकिंग. यूरोप ने जो है स्टील मेकिंग की टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया से ली थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के शुरुआती समय में ही. नाउ विद ट्रेडिशनल आयरन स्मेल्टिंग कम्युनिटीज इन बिहार, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया एंड देयर यूनिक प्रोडक्शन ऑफ टफ एंड शार्प आयरन एंड स्टील, इंडिया रिमेन्ड देयर मेजर एक्सपोर्टर टिल द 18th सेंचुरी. जो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल जो आयरन स्मेल्टिंग वाली जो कम्युनिटी थी बिहार में या फिर सेंट्रल और साउथ इंडिया में, और उनका जो ये यूनिक प्रोडक्शन था एकदम से टफ और शार्प आयरन और स्टील का, इसकी वजह से इंडिया जो है मेजर एक्सपोर्टर रहा था 18th सेंचुरी तक. नाउ ड्यू टू ब्रिटिश इंपोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंग्लैंड इन द मिड 19th सेंचुरी, द इंडियन स्टील इंडस्ट्री क्रम्बल्ड. ब्रिटिशर्स जो आयरन और स्टील इंग्लैंड से इंपोर्ट करने लगे मिड 19th सेंचुरी में, उसकी वजह से जो इंडियन स्टील इंडस्ट्री थी ये बिल्कुल जो है ढनमना गई कह सकते हो. ओके, द ब्रिटिश इम्पोज्ड हेवी ड्यूटीज ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन स्टील in the world and simultaneously reduced import duties on British steel to the minimum. कैसे इन्होंने इंडिया के स्टील इंडस्ट्री को तहस-नहस कर दिया? तो उन्होंने जो है इंडिया से जो स्टील इंपोर्ट होता था उस पर ज़बरदस्त टैक्स लगा दिया. इंडिया से जो विदेश में स्टील जाएगा उस पर ज़बरदस्त टैक्स लगा दिया, और साथ साथ ब्रिटेन से जो इंपोर्ट होकर स्टील आएगा उसको बिल्कुल ही कम कर दिया. तो इससे क्या हो जाएगा, सिर्फ इंडिया का स्टील जो है वो दुनिया भर के लिए बिल्कुल बहुत ही महंगा हो जाएगा, और जिस तरह ब्रिटिश जो स्टील होगा वो इंडिया में भी काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा. और इस तरीके से जो है उन्होंने इंडिया की स्टील इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया. नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रेड विद यूरोप इन द 18th सेंचुरी इन द नेक्स्ट लेसन. आपका काम होगा बस जहाँ तक सेक्शन हमने कवर किया है इसको एक बार जो है प्रॉपरली फिर से जो है बुक सामने रख के आप पढ़ लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा. वेल देन सी यू विद द नेक्स्ट लेसन. बाय बाय.